तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की पहली क्लास। और हमारी क्लास के हमने आपसे वादा किया था कि हम एग्ज़ाम से पहले आपके सारे एमसीक्यू को लेके आएंगे और इसकी शुरुआत हमने कर दी है। हिंदी से हमने इसकी शुरुआत, पहले हमने हिस्ट्री ली थी, अब हम हिंदी के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। और क्योंकि आपका एग्ज़ाम पैटर्न बहुत पास आ रहा है, बहुत नज़दीक है, 6 तारीख से आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो हम 1 बाय 1 करके सारे एमसीक्यू आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। और हिंदी की है क्योंकि हिंदी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द है, बहुत नज़दीक है। जस्ट 15 अप्रैल से आपका हिंदी का एग्ज़ाम है, तो हमारे पास समय की कमी है, पाबंदी है, और हम खुद समय के बहुत पाबंद लोग हैं, तो इसीलिए हम इसकी शुरुआत अभी से कर देते हैं। ठीक है, तो 15 तारीख से आपका एग्ज़ाम होगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जो है वो लगभग रामायण के, हम हिंदी साहित्य में देखते हैं कि रामायण का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारे पास हिंदी साहित्य में हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि भारत का भ्रातृत्व प्रेम में सबसे अधिक दोषी क्या मानते हैं? ठीक है, सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझेंगे। भारत का भ्रातृत्व प्रेम, ठीक है, में सबसे अधिक दोषी क्या है? ठीक है, क्या माना जाते हैं? ठीक है, उनका स्वयं को, दूसरा है कैकेयी को, स्वयं के भाग्य को, या दशरथ को। यहाँ आंसर है स्वयं के भाग्य को। बस भरत स्वयं के भाग को सबसे बड़ा दोषी मानते हैं भारत प्रेम में। ठीक है, क्योंकि भाई के प्रति जो उनका प्रेम था उसको लेकर के, उसके कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन। परशुराम के उपदेश पाठ में जाति की लगन और व्यक्ति की धुन क्या है? ठीक, तो परशुराम का जो उपदेश है, ठीक है, इस पाठ में क्या बताते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन है वीरता, स्वतंत्रता, भातृगुण और अश्वनी घात। ठीक है, इसका आंसर है वीरता। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत का भ्रातृत्व प्रेम चैप्टर का जो नाम है में भारत के नेत्रों का सौंदर्य बताने के लिए किसका उपमान प्रयुक्त किया गया है? ठीक है, कमल का, जल का, नेह का, या मुक्त। तो इसका आंसर है कमल का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का भ्रातृत्व प्रेम पाठ में आए उदाहरण काय की कोई देव बलि सुसाही, ठीक है, की जगह कौन से विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है? ठीक है, ये जो ऑप्शन है हमारे पास, ये जो क्वेश्चन था कि फराई की को देव बलि सुसाही, ठीक है, इसमें किसका प्रयोग हम कर सकते थे? तो इसका आंसर है आपके फूल में खुशबू कैसे आएगी। ठीक है, बिल्कुल समझ गए। अगला क्वेश्चन। भारत का भ्रातृत्व प्रेम में किसके वचन चातुर्य का वर्णन मिलता है? ठीक है, जो भारत का भ्रातृत्व प्रेम है उसमें किसके वचन, जाहिर सी बात है रामायण है, तो ऑप्शन है भरत, राम, केकई या वशिष्ठ। तो इसका आंसर है राम, राम के वचन की बात होती है। अगला टॉपिक। सूरदास के जो पद हैं की विशेषता कौन सी नहीं है? ठीक है, स्वाभाविकता, मनोन्मत्ता, उहामुक्ता और बिंबावक माँ। ठीक है, बिंबावक मक्ता। ठीक है, इसका आंसर है उहागत्ता। आगे चलते हैं। किस विकल्प में रूपक अलंकार का वर्णन किया गया है? ठीक है, इसमें हमारे पास आंसर है ये ऑप्शन बी, ऑप्शन ख। इसका आंसर है सुनी, मुनि वचन, राम, रुख, पाई। यहाँ पर रूपक अलंकार का विकल्प है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सूरदास के पद की किस पंक्ति में उत्प्रेक्षण अलंकार का वर्णन किया गया? ठीक है, आपको अलंकार बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना पड़ेगा, यह साफ साफ क्वेश्चन में दिख ही रहा है। और याद रखना एग्जाम के अगर आपको अलंकार नहीं पढ़ा है तो अलंकार के लिए हम एक चैप्टर लेके आएंगे बहुत जल्द, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिलहाल में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग चैनल्स हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं अलंकार के बारे में, नहीं तो गूगल के पास हमारे पास बहुत अच्छा विकल्प है। खास करके हमारे पास जो किताब है NIOS का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप वहां से अलंकारों के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर है लट, लटनी, मनु, मित, सिगन। अगला चलते हैं। मीरा के पद की विशेषता जो नहीं है वो क्या है? ठीक है, तो मीरा का पद मुहावरों का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही बात है। दृढ़ता और एवं साहस की बात की गई है, बिल्कुल सही है। प्रेम की प्रेम को छिपाना, ठीक है, मीरा के पद में क्या प्रेम को छिपाया गया है? सवाल ही पैदा नहीं होता,
मीरा के मन में प्रेम को ही तो बताया गया है। तो यही आंसर जो है बिल्कुल सही है। अगला टॉपिक, परशुराम के उपदेश पाठ की किस पंक्ति में लक्ष्मणीयता है? ठीक है, प्रेमचंद की किस मतलब पाठ की जो चैप्टर है प्रेमचंद के उपदेश, उस पाठ में किस पंक्ति में लक्ष्मणता का वर्णन किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर है वो है चट्टान की छाती से दूध निकालो। ठीक है, अगला चलता है गजल। गजल पाठ का उद्देश्य क्या है? तो गजल का उद्देश्य क्या होता है? क्या हंगामा खड़ा करना? बिल्कुल नहीं। पर्वतों को पिघलाना, सवाल ही पैदा होना। स्थिति में बदलाव करना या आग जला देना? इसका आंसर है स्थितियों को बदलना। अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भेड़िया कविता की भाषागत विशेषता नहीं है। तो भेड़िया जो कविता है, जो कविता थी भेड़िया का, उसमें भाषागत कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, प्रतीकात्मक, स्वाभाविकता, तत्व बहुलता और सरलता। इसका आंसर है तत्सम बहुलता। अगला चलते हैं, गजल पाठ में आग का प्रतीक, आग जो है वो किसका प्रतीक है? गजल में आग जो है वो किसका प्रतीक है? क्या ये भूख का प्रतीक है, यातना का प्रतीक है, शोषण व्यवस्था का परिवर्तन है, परिवर्तन की चेतना का प्रतीक है? तो गजल जो चैप्टर है उसमें आग जो है परिवर्तन की चेतना का प्रतीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान, ये जो पाठ है, जो चैप्टर है, क्या है? ठीक है, ये हमारे पास है संस्मरणात्मक रेखा चित्र। अगला चैप्टर, सुभद्रा कुमारी चौहान पाठ के आरंभ में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? समृद्धि की विशेषता की, ठीक है, स्वाधीनता आंदोलन की, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की, या स्कूल के दिनों की? जाहिर सी बात है, इस चैप्टर को अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि समृद्धि की विशेषता की बात की गई है। अगला चैप्टर, सुभद्रा कुमारी चौहान की हंसी की विशेषता जो नहीं है वो क्या है? इसकी जो विशेषता थी वो सिंपल सा है कि ये साधारण तो बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, अगले, डायरी में सबसे पहले लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? तो क्या हमारे पास क्या उसमें दिनों के नाम लिखे जाते हैं? क्या दिनांक और स्थान लिखा जाता है? लेखक का नाम लिखा जाता है या लेखक का नाम और दिनांक लिखा जाता है? तो डायरी में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? लेखक का नाम। अगला टॉपिक, डायरी लिखते समय आप इसकी विशेषता नहीं मानते। क्या विशेषता नहीं है? क्या भावात्मक होता है, व्यक्तिगत होता है, तत्वाधिक प्रक्रिया होती है? तो उसमें कोई भी औपचारिकता खास करके तो बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, डायरी में आप पर्सनल चीजें लिखते हो, उसमें कौन सी औपचारिकता की कोई जरूरत ही नहीं होती है। आगे चलते हैं। ठीक है, अंडमान डायरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पूरे इस किताब में, मैं कौन गया था? लेखक गया था। ठीक है, तो उसके सामने किसकी वास्तविकता सामने आ गई थी? क्या अंग्रेजों की सभ्य होने की, ठीक है, देश प्रेम होने की, आजादी के सपनों की, या भूखों और बीमारी की? ठीक है, सेलुलर जो जेल था, अंडमान में जो सेलुलर जेल है जहां लेखक गए थे, जिसके बारे में उन्होंने बताया है, तो उसकी क्या वास्तविकता उनके सामने दिखती है कि अंग्रेजों की जो सभ्यता है, सभ्य होने की, अंग्रेज कितने सभ्य हैं, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। ठीक है, जो अंडमान डायरी है, अंडमान डायरी के जो लेखक ने क्रांति के नारे लगाने वाले को पागल कहकर किस पर व्यंग किया? ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों के मतलब उन्होंने जब ये डायरी लिखी थी, अंडमान डायरी, जब सेलुलर जेल गए थे लेखक, तो उन्होंने एक नारा दिया था, क्रांति के नारे लगाने वाले को पागल कहकर, जो मतलब व्यंग दिया था वो किसके संदर्भ में था? क्या देशभक्तों को, जिनको फांसी देने वाले अंग्रेजों को, ठीक है, या उन समझदार लोगों पर जो कोई जोखिम नहीं उठाते हैं, या सावरकर के बारे में गलत धारणा रखने वालों को, या सावरकर पर क्योंकि वो दूसरे कैदियों की खबर नहीं रखते थे? तो उन्होंने उन शब्दों को, देखो ऑप्शन बी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उन समझदार लोगों पर जो कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, उन लोगों को उन्होंने पागल का लगभग करार दिया। ठीक है, अंडमान डायरी में जो काला पानी, इसका अर्थ क्या है? काला पानी का अर्थ क्या है? तो देखो, काला पानी कहीं पे भी आए तो ये वो स्थान होता है जिसके लौटने की कोई उम्मीद नहीं होती है। ठीक है, खास करके ये एक आइलैंड है जहां पर आपको ना खाना मिले ना पानी मिले, वापस भी नहीं जा सकते, तो उस तरीके से चीजों के वर्णन यहाँ पे काला पानी के रूप में किया जाता है। आगे चलते हैं, रीढ़ की हड्डी का जो चैप्टर है उसमें सर्वाधिक विरोध कौन सा पत्र है?
ठीक है। उसको सबसे जो विरोधी जो पात्र, मतलब विरोधी का जो कौन सा वहाँ पे कैरेक्टर है जो सबसे ज्यादा विरोध करता है, तो क्या वो प्रेमा है, उमा है, शंकर है, या फिर रामास्वामी है? जाहिर सी बात है उमा है, क्योंकि इसी की शादी की बात चल रही थी। खैर, अगले चलते हैं। अंडमान डायरी। अंडमान डायरी के जो लेखक ने समझदार लोगों के लिए कहा कि वे चाय भी फूक फूक कर पीते हैं। आप इसकी जगह किससे प्रचलित वाक्य का उपयोग करेंगे? मतलब चाय फूक फूक के पीते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वही है कि जो छाछ छाछ भी फूक फूक कर पीते हैं, जैसे कि जो जो आग का जला होता है, वो जो छाछ है वो फूक के पीता है। तो यहाँ पे इसी का संदर्भ वो देते हैं कि जो आग का जला जो दूध का जला होता है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, इसके संदर्भ में। अच्छा तो साहब, अगला क्वेश्चन है, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बात हो जाए, इस कथन से आप क्या चाहते हैं? ये हमारे चैप्टर में जो है, जिसमें स्वामी जी आपस में बात कर रहे होते हैं गोपाल प्रसाद के बारे में, ठीक है। तो ये किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या रामास्वामी और गोपाल प्रसाद व्यापार करना चाहते हैं? तो क्या गोपाल, जाहिर सी बात है इस चैप्टर को अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है ये। क्या है? देखिए, गोपाल प्रसाद की नजर में विवाह भी बिजनेस है, ठीक है। ये व्यापार को बिजनेस के रूप में लेते हैं, यहाँ पे सामाजिक संबंध की वो बात ही नहीं करते। कौन? गोपाल प्रसाद जी। कहाँ पे? इस चैप्टर में जब हम पढ़ने जाते हैं, अगला चैप्टर, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान का ये जो चैप्टर है, इसके अनुसार बंधन से मुक्ति स्वरूप कैसे होना चाहिए? का स्वरूप कैसा होना चाहिए? क्या सामाजिक वे परिवर्तन, मान्यताओं की रूढ़िवादिता की मुक्ति, अंग्रेजी शासन से मुक्ति, या तात्विक और मानवीयता? तो इसमें ये तीनों की बातें कर देते हैं। अगला चलते हैं। औपचारिक पत्र का अंग जो नहीं है वो क्या है? तो औपचारिक पत्र का जो अंग होता है वो क्या? प्रारंभ होता है। देखो, औपचारिकता में बहुत इंपॉर्टेंटली वो बहुत सारी औपचारिकताएं होती है, क्योंकि वो फॉर्मली होती है, जनता के साथ आपस में जुड़ाव होता है, उसके साथ कोई जुड़ाव नहीं होता, वो बस लीडर सबसे उसका लेना देना होता है, ठीक है। आगे क्या? वो प्रारंभ में होता है, मुख्य व्यय होता है, प्रियवर संबोधित किया जाता है, जाहिर सी बात है प्रियवर ही संबोधित किया गया, क्योंकि वो एक औपचारिक है, ठीक है। आगे, कार्यकारी पत्रकार का प्रयोग नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कार्यकारी पत्रकार मतलब जो हम ऑफिशियली लेटर लिखते हैं उसमें क्या शासनाध्यक्ष के बारे में होता है? बिल्कुल, शासनाध्यक्ष में तो 100% पूरी तरीके से होगा। ज्ञापन होगा, परिपत्र होगा, तो कहाँ नहीं होगा? टिप्पणी में इसकी जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत वहां पे टिप्पणी नहीं हो सकता, ठीक है। मैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में लेखक जो है वो क्या बताते हैं? हाँ तो दोस्तों, क्लाउड का जो अंतर्गत जो क्या नहीं आता है, तो क्या हमारे पास यूट्यूब आता है? बिल्कुल आता है, क्लाउड कंप्यूटर से ही चलता है यूट्यूब। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं भी यूट्यूब पे ही देख रहे हैं। फेसबुक बिल्कुल क्लाउड कंप्यूटर का हिस्सा है। ईमेल क्लाउड कंप्यूटर का हिस्सा है। टाइप सेटिंग जो टाइपिंग का सेटिंग होता है वो उसका क्लाउड कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं होता, वो आपके कंप्यूटर का हिस्सा होता है। क्या सबसे पहले बता दूं कि क्लाउड कंप्यूटर होता क्या? चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटर जो है वो एक उस प्रकार का कंप्यूटर है जिसमें आप अपने डेटा को फीड करते हैं बिना आपके कोई सॉफ्टवेयर, बिना किसी हार्डवेयर के संदर्भ में। मतलब आपके पास कोई बहुत बड़ा हार्डवेयर नहीं है, लेकिन आप उस डेटा को अपने सॉफ्टवेयर मतलब उस कंप्यूटर में डाल देते हैं, उस वेबसाइट पे डाल देते हैं, और वो जो वेबसाइट होती है उसके पास आपका डेटा फीड होता है। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में है, आराम से उस डेटा का उपयोग अपने कार्यों के लिए कर सकते हो। तो यहाँ पर उसी का संदर्भ लिया जाता है। तो एमसीक्यू के हमारे पास अभी इतना ही पैटर्न था, हमारे पास अभी इतना ही क्वेश्चन थे एमसीक्यू के हिंदी के। हमने आगे और क्वेश्चन हम इसके लिए बनाएंगे। तो आपको कैसा लगा? आप इसका फीडबैक हमें जरूर दें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें इसका फीडबैक की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फीडबैक के साथ ही हम इस पे बदलाव भी कर सकते हैं कि हमें किसमें और क्या क्या बदलाव करने की आवश्यकता है। तो फिलहाल हम इतना ही क्या क्या अपने क्या क्या इसे ख़त्म करना चाहेंगे। तो जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।